हाय दोस्तों, अगर आप कनाडा में हैं और अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि मल्टी बैगर हो सकते हैं और अगर मल्टी बैगर नहीं भी होते तो ये वैल्यू फॉर मनी है, वन ऑफ द लोएस्ट पीईज़ पर है, फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट इस टाइम जो फ़ियर इंडेक्स है जिसको जो कि मतलब बताता है आपको कि मार्केट में इस टाइम जो मोमेंटम है वो कैसा चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इस टाइम मोमेंटम बहुत ही एक्सट्रीम फ़ियर वाला बना हुआ है, मतलब कि हर कोई डरा हुआ है कि या तो मार्केट डूब जाएगी या तो क्रैश होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इस टाइम एक्सट्रीम फ़ियर का माहौल बना हुआ है ये लास्ट टाइम कब बना था? लास्ट टाइम एक्सट्रीम फियर लेवल 4 आया था 2008 और उससे उसके बाद आया था 2020। तो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस टाइम पे इट वाज़ विज़िबल, ये दिख रहा था कि मतलब सब कुछ अर्निंग्स कोलैप्स हो रही हैं, डेट ऊपर जा रहा है सर के एकदम, कंपनीज़ कोलैप्स हो रही थी, तो इट वाज़ विज़िबल। तो एक सेंस थी, दिख रहा था, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे थे क्रैश को। 2020 में पेंडेमिक का क्रैश आया था जो कि सब कुछ बंद हो गया था, दिख रहा था, हिट हुआ था सभी कंपनीज़ का प्रॉफ़िट, सब कुछ फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग था और ये भी पता था कि एज़ सून एज़ पेंडेमिक का जो हमारा जो अभी लॉकडाउन लगा था, जब वो हटेगा तो उसके बाद वी शेप रिकवरी भी आई। तो वो एक वन ऑफ द, अगर आप देखोगे वापस जाके तो एक लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी भी थी। अगर आपने उस टाइम पे खरीदा होता तो आज आप आई थिंक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होते। तो आई थिंक जो अभी एक क्राइसिस का माहौल बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, अगर आप देखो तो ये सारी जो सिचुएशन बन रही है ये बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। तो इन टैरिफ्स की वजह से ये जो बना है, तो टैरिफ्स परमानेंट तो नहीं रहने वाले हैं। टैरिफ्स तो जैसे ही अगर आप देखोगे, ट्रम्प साहब का पिछला जो उनका 4 साल का टाइम था, उन्होंने जो व्हाइट हाउस में अपना बताया, उसमें भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे। लेकिन उस टाइम पे भी जो बम्पी राइड थी काफ़ी, लेकिन वो एक वन ऑफ द बेस्ट टाइम था बाय करने का। तो अगर आप अभी देखोगे तो सेम सिचुएशन है, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है टू हैव जनरेशनल वेल्थ। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। हमने आज बात करनी है 3 स्टॉक्स टू बाय नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो स्टॉक आज हम बात करेंगे जो कि एक जनरेशनल वेल्थ की अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है, वो है एएमडी। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एएमडी है क्या? तो एएमडी जो है वो हमारा 2014 में ऑलमोस्ट $2 का था, $2, राइट? तो आज 11 साल बाद इट्स एट अराउंड $100, राइट? दैट मीन्स 50 टाइम्स, जो कि अभी ये रिसेंट एक काफ़ी सारा इसमें क्रैश हुआ है जिसकी वजह से ये है, अदरवाइज इट वाज अराउंड $200, राइट? दैट वाज लाइक 100 टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि इन 2014 जब ये $2 का था तो उस टाइम पे हमारे मतलब 99 जो सर्वर मार्केट थी वो ओन करती थी हमारी इंटेल। ओके, इट वाज ओन्ड बाय इंटेल। और उसके बाद एक इसकी जो सीईओ बनी लीसा सू, उन्होंने काफ़ी अच्छी एक यहाँ पे एक निभाया और कंपनी को वो बहुत ही ऊपर लेके गई हैं। तो अक्टूबर 2014 में उन्होंने लीसा सू ने एज अ सीईओ ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने जो किया ऑलमोस्ट उसने कंपनी का हुलिया ही बदल के रख दिया। तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ सीईओ तो कंपनी 2.2 बिलियन डेट में थी, स्टॉक $2 का था और लेस देन 1% सर्वर मार्केट थी। और वॉल स्ट्रीट ऑलमोस्ट एएमडी को छोड़ चुकी थी बिकॉज़ इंटेल की मोनोपोली बनी हुई थी। ऑलमोस्ट सब इंटेल का ही पूरा एक छत्र राज चल रहा था मार्केट पे। बट लीसा सू जो थी वो कोई टिपिकल सीईओ नहीं थी ऑब्वियसली। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीज़न और ऐसी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए कंपनी में, और भी जो टैलेंटेड लोग थे उनके साथ मिलके, जिसने कंपनी का बिल्कुल हुलिया बदल के रख दिया। तो सबसे पहले जो इंटेल थी वो काइंड ऑफ सेम चीज़ ही कर रही थी बार-बार, क्योंकि मार्केट में भी कुछ नया नहीं आया था तो इंटेल का काम चल रहा था। लेकिन
एक जीनियस मूव सू ने चला। लीसा सू ने एक काफ़ी अच्छी चीज़ की, वो थी टीएसएमसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने पार्टनरशिप की और उन्होंने बनाया एक फैबलेस मॉडल, जिसने कि पूरी गेम ही चेंज कर दी। फैबलेस मॉडल क्या हुआ कि उन्होंने जो चिप बनाई थी, उसको मल्टी लेयर में बना दिया, जिससे नंबर ऑफ कोर्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए। और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2014 में एएमडी स्टॉक $2 का था और 2024 में वो 170 यानी 80 टाइम्स हो गया। तो सोचो जिस बंदे ने $2 में लिया होगा और वो 170 तक अगर होल्ड कर गया, तो भाई उसके तो बारे नहीं आ रही है। ओके, दैट्स नॉट अ टाइपो। ये कोई टाइपो नहीं है। एएमडी की वैल्यू 2 बिलियन से ओवर 200 बिलियन उसकी मार्केट कैप हो गई। ओके, दैट वाज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो करंटली मार्क जो इनका रीसेंट क्वार्टर था, उसमें इनका जो रेवेन्यू है वो 14% अप हुआ है। भाई सिर्फ एक एक क्वार्टर का रेवेन्यू इनका 25 बिलियन है, ठीक है? और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 22% अप। भाई 22% सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही उनका अप हो रहा है। रेवेन्यू 14% से ऊपर जा रहा है। ओके, और ग्रॉस मार्जिन जो है वो उनका ऊपर गया है और उनका एक्सपेंसेस भी थोड़े ऊपर गए हैं, लेकिन अगर आप आओ तो नेट इनकम उनकी 92% अप गई है, विच इज़ अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर अर्निंग पर शेयर। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसकी फॉरवर्ड पीई क्या है। फॉरवर्ड पीई अगर आप देखोगे तो इसकी 16 है। दैट मीन्स ये आगे से आगे बढ़ता ही, इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है एज पर दी एस्टिमेट्स, राइट? तो अगर आप देखो तो भाई 16 पीई 14% से तो रेवेन्यू ही ग्रो हो रहा है, और ऐसे शेयर के लिए जिसका 14% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, उसके लिए 16 पीई मतलब छोड़ दो, ठीक है? ये आराम से जाएगा 20-30 की पीई लेके, तो आराम से ही चलो आप लोग इसके लिए। ओके, ओके, तो अब कुछ हम बात करते हैं कि एएमडी का मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट क्यों है। सबसे पहले जो एएमडी का डेटा सेंटर का रेवेन्यू, अच्छा एएमडी जो है उसके मतलब 3 मेजर जो चीज़ें हैं जिस पे रेवेन्यू आ रहा है। एक तो डेटा सेंटर का बिज़नेस है इनका, ठीक है? दूसरा है इनका लैपटॉप्स का, जो बेसिकली रिटेल कस्टमर जो आप लोग बाय करते हो, और तीसरा है गेमिंग का, और चौथा है इनका सम चिप्स का। ओके, सब अलग, वो अलग तरह की एम्बेडेड चिप्स बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है और जिस जो कि इनका बूम होने वाला है, वो है डेटा सेंटर का रेवेन्यू। तो भाई देखो, एएमडी का डेटा सेंटर का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2024 में, विद ओवर 5 बिलियन ड्रिवन बाई डिस्टिंक्ट एआई जीपीयूज। तो अब आप कहोगे कि भाई एआई के जीपीयूज में तो एनवीडिया सबसे ऊपर है। भाई नो डाउट एनवीडिया सबसे ऊपर है, बट तुम ये भी तो देखो ना, एएमडी को एनवीडिया को हराना नहीं है। एएमडी को बस एनवीडिया से कुछ शेयर और मार्केट का कुछ हिस्सा ग्रैब करना है, दैट्स इट। एनवीडिया अपनी जगह पे सही है, लेकिन तुम खुद सोचो ना कि जब तुम्हें एक ही मोनोपोली चीज़ मिले तो आदमी उसका क्या करता है, वो कंपनी रेट बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस टाइम एनवीडिया को अगर कोई कम्पीट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एएमडी ही है। इंटेल तो कहीं आसपास भी नहीं है, ठीक है, जीपीयू में। तो अब ऑब्वियसली कंपनीज जो हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने जितना खर्चा करना था, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, वो डेटा सेंटर्स पे अपने वो कर रही हैं, जिसकी वजह से एनवीडिया की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके जो ऑर्डर हैं, वो आउट ऑफ द स्काई हैं इस टाइम, ठीक है, एकदम आसमान छू रहे हैं। लेकिन भाई एक टाइम तो आएगा ना जब कंपनियों को, अब ठीक है, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि वी नीड सम कंपेटिटर, वी नीड टू कंट्रोल दी हम हमें प्राइसेस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव, उनको भी ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो वो ऑल्टरनेटिव और कोई नहीं है, तो एएमडी है। ओके, तो एएमडी का अभी MI350X जो है इनका डेटा सेंटर के लिए, जो इनका नया लॉन्च हो रहा है, वो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्रेंस क्या होती है।
इन्फ्रेंस होती है जब आपके कोई भी एआई मॉडल हमने उसको ट्रेन कर लिया, उसके बाद जब वो फाइनली रन होते हैं, जब वो ट्रेनिंग के बाद रनिंग होती है, तो उसके लिए जो प्रोसेसर लगता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंस, ओके? वो उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्रेंस। तो उसके लिए जो एएमडी है वो बहुत ही अच्छी तरह से इस टाइम मार्केट में पोज़ीशन हुआ पड़ा है, ठीक है? क्योंकि उसकी एक तो जो एमआई 350 पे 2025 में सेकंड हाफ में रिलीज़ करने वाले हैं, एक तो वो 35 टाइम परफॉर्मेंस है जो अभी करंट एमआई 250 है जो प्रोसेसर। उसके बाद वो 288 जीबी और HBM3E मेमोरी, ठीक है? वो प्रोवाइड करता है, जो कि अगर आप सही से समझो तो मतलब समझ लो कि 35 गुना उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी जो अभी करंट चिप है। और अगर एएमडी सिर्फ़ 15 से 20% भी मार्केट को कैप्चर कर लेता है ना, इन डेटा सेंटर, so it will become a multi-billion dollar. Okay, it will become a multi-billion dollar source of alternative, second source alternative to Nvidia. ठीक है, Nvidia के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इस मार्केट को कैप्चर करेगा तो वो होगा AMD. ठीक है, और ऑलरेडी इसकी तरफ अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सब एएमडी के जो चिप्स हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आई वुड से रेडी हैं। वो इस चीज़ को पुश दे रहे हैं बिकॉज़ नो वन वांट्स मोनोपोलीज़ इन द मार्केट। तो अगर सिर्फ़ एनवीडिया ही रह गया तो दे कैन टेक एनी प्राइस। और आप देखोगे यार, मैं जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ आई एम यूज़िंग एएमडीज़ राइज़न प्रोसेसर, राइज़न 7, ओके। तो भाई कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है। मैंने इसमें गेम्स चला के देखी हैं बढ़िया-बढ़िया, सिर्फ़ सही चल रहा है। नो डाउट एनवीडिया की गेमिंग परफ़ॉर्मेंस हाई होएगी इस टाइम, ठीक है, लेकिन पर वैल्यू फॉर मनी है। अगर सेम सेम लैपटॉप मैंने इंटेल में लेना था तो भाई $500 से $600 महँगा मिल रहा था। यही सेम चीज़ मुझे सबसे टॉप मॉडल, सबसे ज़्यादा मेमोरी, सबसे ज़्यादा रैम, सब कुछ भाई मिल गया मेरे को जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है? प्रोसेसर की वजह से मैंने वो कॉस्ट उधर बैलेंस आउट कर ली और मैंने बेस्ट चीज़ें ले ली जो मेरी अकॉर्डिंग, मेरी नीड के अकॉर्डिंग थी, ठीक है? ओके, तो भाई अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक के ऊपर, जो कि है नन अदर देन मेटा। ओके, तो सबसे पहले मेटा के बारे में समझते हैं कि भाई मेटा में आखिर है क्या-क्या? मेटा क्या सिर्फ़ फ़ेसबुक है? पहले आपको पता ही है ये फ़ेसबुक थी, लेकिन अभी मेटा के अंदर आ जाता है फ़ेसबुक, उनका फ़ेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, अ, व्हाट्सऐप, उनके जो ग्लासेस हैं, मेटा ग्लासेस, उसके बाद मेटा क्वेस्ट जो उनका एआर-वीआर है, और उसके बाद उनकी एआई, मेटा एआई। तो भाई अगर तुम इन सब में कलेक्टिवली देख लो ना तो कितने लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, तो भाई आज कम से कम 20 to 30% दुनिया तो इस टाइम मेटा ने कैप्चर कर रखी है। और अगर तुम किसी से भी पूछो ना, किसी भी मार्केटिंग वाले से, तो भाई बेस्ट रे रे मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको अपनी एडवर्टाइज़मेंट करवानी है, तो भाई अगर कहीं से आएगा तो वो है या तो फ़ेसबुक या तो इंस्टाग्राम, ठीक है? या तो फ़ेसबुक या तो इंस्टाग्राम और या तो व्हाट्सऐप पे भी एड्स आ रही हैं, राइट? थ्रेड्स अगर तुम देखो तो भाई वहाँ पे भी मस्त इस टाइम चल रहा है वो। बहुत सारा लोग मतलब वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी हो रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है। चलो ठीक है। ये तो बात हुई कि मेटा आखिर कहाँ से पैसे कमा रहा है, उसके बिज़नेस क्या-क्या है, और अब हम बात करते हैं थोड़े फंडामेंटल्स के। ओके? ओके, तो लेटेस्ट जो क्वार्टर अपना मेटा का आया है, उसका अगर तुम देखो तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है भाई अपना 22% से, पूरे 2024, ये मैं ईयरली की बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू 22% से ग्रो किया है और नेट इनकम जो है वो 60% ग्रो की है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है 23 का। तो भाई मतलब एकदम मस्त डबल डिजिट ग्रोथ है। नेट इनकम काफ़ी अच्छी है इनकी, ठीक है? इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा है, 42% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। भाई 42% मतलब गज़ब मार्जिन इन्होंने ले रखा है। तो भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, इस कंपनी, अगर ये कंपनी नीचे आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम इसे ना खरीदो। ये तो जितनी बार क्रैश होगी उतनी बार खरीदो। भाई पूरी दुनिया इस पे बैठी हुई है, ये तो खरीदनी बनती ही बनती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि इसका रेवेन्यू राइज़ कैसे किया है, तो भाई देखो, देखो भाई 2009 में 777 था, ठीक है?
और अभी देख लो 164 बिलियन। भाई समझ रहे हो? 164 बिलियन। और यहाँ पे देख लो तुम, क्या है, कितना ज़्यादा ग्रो किया है, जितना भाई उनका पूरे साल का होता था, और अब तो शायद उनका 1 महीने में उतना वो कर ले रहे हैं। दिस इज़ परफेक्शन। और आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये भी रुक जाएगा? ये रुक जाएगा। अगर आप देखो 21-22 में सबको लगा है कि भाई फेसबुक तो गई, मेटा तो गई, अब तो वो डूबने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और वो एकदम डूब गई थी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, वो जो मार्क जुकरबर्ग है ना भाई, वो सबका यहाँ पे बाप बैठा हुआ है। वो ऐसे ही नहीं उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली, उसको सब पता है। उसने रिस्क लिया, उसने करके देखा, उसने मेटावर्स के ऊपर थोड़ा सा उसने ट्राई किया, ठीक है, उनके पास पैसा था, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उससे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हुई। उनके पास तब भी फ्री कैश बहुत था, कैश फ्लो इतना है, फ्री कैश फ्लो इतना है, उनके उनके पास इतना ज़्यादा इस टाइम फ्री कैश पड़ा हुआ है भाई, एकदम सॉलिड उनकी बैलेंस शीट है, सब कुछ उनका सॉलिड है। उसके बाद देखो, उसके बाद उन्होंने जब अपनी चेंज की प्रायोरिटीज, उसके बाद फिर से वो ट्रैक पे आ गए, और आगे भी ऐसे ही ट्रैक पे जाते जाएंगे वो, ठीक है। और अगर इस चीज़ को देखना है, तो अगर तुम जो अपने एनालिस्ट हैं उनका एस्टिमेट देखोगे, तो देखो उनका फॉरवर्ड पी कम होती जा रही है, दैट मीन्स उनकी अर्निंग हर साल बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। और अगर तुम देखो मेटा की जो एवरेज पी है पिछले 10 साल की, वो है 32 भाई, और जो अभी इस टाइम है वो है 21, और वैसे उसकी फॉरवर्ड पी आ रही है 20 की, ठीक है। तो इस टाइम वो ऑलमोस्ट वन ऑफ दी लोएस्ट वैल्यूज पे ही रन कर रहा है, ठीक है। नो डाउट ये 21-22 पे बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, लेकिन उस टाइम पे अगर तुम देखो तो भाई मेटा के फाइनेंशियल्स भी नीचे आए थे, ठीक है, उसके फाइनेंशियल्स भी नीचे आए थे, उनको लॉस भी हो रहा था, उनकी ग्रोथ भी रुकी थी। लेकिन अभी तो ना कोई ग्रोथ रुकी है, फंडामेंटल वैसे के वैसे ही है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। फिर एनालिस्ट के जो फ्यूचर के उनके जितने भी आइडियाज़ हैं, या जितने भी उनकी कंसेंसस है, वो भी सेम है, वो भी अच्छे ही हैं, सब ग्रो ही कर रहा है। तो भाई मतलब कोई रीज़न ही नहीं है शेयर को ना खरीदने का, दैट्स व्हाई इट्स अ बाय, इट्स अ बाय, ठीक है। और उसके बाद और देखो कि ये वाली जो यहाँ पे मेंशन की गई है फॉरवर्ड पीई, ये पीई आपको क्या लगता है कि इतनी होगी, बल्कि इससे भी कम होगी? क्यों? क्योंकि मेटा ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 क्वार्टर से एवरी टाइम इट्स बीटिंग इट्स अर्निंग पर शेयर, एनालिस्ट की जो प्रेडिक्शन थी उसको बीट किया है। लास्ट टाइम 18% ज़्यादा था, उससे पहले 15, 9, तो देखोगे भाई बढ़ता ही, फिर से ये पहले कम हो रही थी, अब फिर से ग्रो हो रही है। इट मीन्स दे आर बैक, दे आर बैक। तो भाई दैट्स व्हाई इट्स अ ओके। चलो, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की, जो कि है भाई नन अदर देन अमेज़न, ठीक है। अब अमेज़न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई अमेज़न कमाता कहाँ से है। देखो 40%, ये 2023 का डेटा है, बट ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो 40% इनका जो आता है वो आता है ऑनलाइन स्टोर से, जो amazon.com या amazon.in या amazon.ca, जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहाँ से इसका वो वाले स्टोर जो ऑनलाइन आप करते हो वहाँ से आता है। उसके बाद अमेज़न ने थोड़े से फिजिकल स्टोर भी बनाए थे, तो वहाँ से भी इनका आ रहा है। थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज से आता है 25, थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे अमेज़न प्राइम और अमेज़न म्यूज़िक, और वो सब जितने भी किंडल, ये सब जो सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं वहाँ से। भाई AWS से आता है 16%, AWS तो आप जानते ही हो, अमेज़न वेब सर्विसेज। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट से आता है 8.16, ठीक है। और बाकी अदर जो 0.86 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ा समझ आ गया कि भाई मतलब इट्स अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से डिपेंडेंट है ये सारे, ठीक है। अब इसका रेवेन्यू देखते हैं, तो भाई रेवेन्यू भी देख लो, तो इट्स परफेक्ट, एकदम मस्त रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अब इसका देख लेते हैं अगर हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस, तो भाई अभी इसकी 30 पे चल रहा है, और फ्यूचर का अगर आप फॉरवर्ड पी देखो 26 और 22, तो भाई अमेजोन का भी सेम ही सीन है, अमेजोन बीट करता है बट मच बेटर वे में, 25% एक्स्ट्रा, 25%, ऑलमोस्ट 25 से 20%, 30% की इन्होंने बीट दी है, जो एनालिस्ट जो भी करते हैं, ठीक है। बीट ये वन आफ्टर अनदर इनकी बीट हुई है, ठीक है। ओके, तो अब हम
3 हमने स्टॉक्स देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, वो उसपे हम बात करेंगे कि भाई अब नेक्स्ट स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है? टैरिफ है क्या? सब डूबने वाला है, सब खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ पैसे निकाल लो, बैंक में रख लो, एफडी में डाल दो, या फिर एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिससे कि तुम भाई अपने बच्चों को वो दे सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, ठीक है? या तो तुम अपने जीवन में वो कर सकते हो जिसके तुम तो सपने ही लेते हो। या क्या ये वो अपॉर्च्युनिटी है, या ये कुछ और है, या फिर सब खत्म होने वाला है? हर बार यही लगता है कि इस बार कुछ अलग है, लेकिन हम बातों पे नहीं जाएँगे, हम डेटा पे जाएँगे और उस तरह से। तो दोस्तों तब तक अच्छे रहो, खुश रहो, फिर मिलेंगे।